रात के सन्नाटे में घड़ी की टिकटी साफ सुनाई दे रही थी। रह रहकर गली के मुहाने पर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थी या फिर विशाल के खर्राटों की। नम्रता धीरे धीरे अलमारी से सामान निकाल कर नीचे रखती जा रही थी और बीच बीच में मुड़कर विशाल को देख लेती कि उसकी नींद तो नहीं खुल गई। अजीब सी बेचैनी उसकी पेशानी पर लकीरें बना रही थी। अलमारी करीब आधी आधी खाली हो चुकी थी तो उसकी बेचैनी और बढ़ गई। वो और जल्दी जल्दी घबरा कर सामान निकालने लगी। उसी घबराहट में उसके हाथ से फिसल कर लकड़ी की नक्काशी वाला कश्मीरी डब्बा जमीन पर आ गिरा। डिब्बे में सहेजी बचपन की यादें बिखर गई। यादों को सहेजने में छोटे छोटे सामान भी कितनी अहम भूमिका निभाते हैं। वो लकड़ी की फिरंगी, ट्रेन इंजन वाला शार्पनर, उसकी पहली गुड़िया, शीशे वाला छोटा सा स्टार जिसमें रेनबो कलर दिखाता था, जिसे उसने स्कूल के पास वाली दुकान से खरीदा था, वो तो गिरते ही टूट गया और साथ ही विशाल की नींद भी। क्या कर रही हो इतनी रात को, और ये सब सामान क्यों बिखेर रखा है? घड़ी देखो तो बज रहे हैं, अभी तक सोई क्यों नहीं? वो मैं अपनी कुंदन वाली ज्वेलरी खोज रही हूँ। उस दिन शादी में पहन कर गई थी, रात ज़्यादा हो गई थी तो कपड़ों में की अलमारी में ही रख दी थी, लेकिन अब मिल नहीं रही है। कई बार देख चुकी हूँ, इसलिए आज सारा सामान निकल कर देख रही हूँ। कहीं और रख दिया होगा तुमने, तुम्हें याद ही कहाँ रहता है। और देखना ही था तो सुबह देख लेती। इस तरह रात को खुद की भी नींद खराब और मेरी भी। सुबह कब देख लेती, आंखें खुलते ही तो काम शुरू हो जाता है। घर, ऑफिस, मीटिंग का प्रेशर सब तो देखना होता है। तुम सो जाओ, अब कोई आवाज़ नहीं होगी, कहते हुए नम्रता बिखरी यादों को डिब्बे में सहेजने लगी। टूटे स्टार का कांच उंगली में चुभ गया, लेकिन उससे ज़्यादा चुभ गए विशाल के शब्द। तुम्हें याद ही कहाँ रहता है। वो फिर अलमारी में ज्वेलरी खोजने लगी और सोचने लगी, तुम भूल गई होगी, तुम्हें याद नहीं, याददाश्त कमज़ोर हो गई है। ऐसे वाक्य उसकी ज़िंदगी से ऐसे जुड़ गए थे जैसे फेविकॉल को मजबूत जोड़। कभी विशाल तो कभी बेटा रोहन उसकी दिमागी हालत का एहसास करा ही देते। दिन रात इन्हीं बातों से घिरी नम्रता को भी अब यही लगने लगा था कि शायद यही हकीकत है। भूलने की आदत है मुझे, यही एक बात कोई मुझे भूलने नहीं देता। भावनाओं में डूबी उसकी तलाश सफ़ेद रुमाल में लपेट कर रखी उसकी ज्वेलरी पर आकर रुकी। खोल कर देखा, वही कुंदन का सेट। सुकून पाने की दो वजह मिल गई, एक ज्वेलरी मिल गई, दूसरा उसे अपनी स्मरण शक्ति पर भरोसा। वो बहुत खुश थी कि उसे याद था कि उसने ज्वेलरी वही रखी थी। जल्दी जल्दी उसने सारा सामान अलमारी में रखा और सोने चली गई। लेकिन आंखों में नींद न आई थी। आंखों में पिछले दिनों की तस्वीरें उभर रही थी। पिछले 6-7 महीनों से अक्सर वो छोटी छोटी बातें भूल जाया करती। 7 महीने पहले प्रमोशन के साथ ही भूलने की बीमारी ने भी उसके घर में कदम रखा था। आसान नहीं था घर ऑफिस सब मैनेज करना। शरीर से ज़्यादा दिमाग थक महसूस करता। उस दिन दोपहर में विशाल ने फ़ोन पर बताया, शाम को टाइम पर घर आ जाना, मिस्टर पारिक के घर पार्टी में जाना है। उसे उसे भी अच्छा लगा। मिसेस पारिक अच्छी लेडी है, कहीं नौकरी नहीं करती, विशुद्ध भारतीय महिला, लेकिन पढ़ने का शौक खूब है उन्हें। बच्चों की परवरिश में जीवन समर्पित कर दिया। उनसे मिलना, उनके साथ बातें करना नम्रता को अच्छा लगता था, लेकिन शाम तक उसकी स्मरण शक्ति ने धोखा दे दिया और उनसे खुद ही मीटिंग बुला ली। घर पहुंची तो बेटे रोहन ने तल्ख स्वर में बताया, पापा को बहुत बुरा लगा है, वो अकेले ही पार्टी में गए। आपको जाना नहीं था तो पहले ही मना कर देती। वो चुपचाप उसका मुंह देखती रही। उसने जानकर तो ऐसा नहीं किया। अगर वो भूल गई तो विशाल उसे याद भी दिला सकता था। छोटी छोटी बातें तो होती ही रहती है, कभी कुछ रख कर भूल जाना, कभी आते वक्त सामान लाना और उसके साथ स्टिकर की तरह चिपका वाक्य, तुम फिर भूल गई होगी, आज फिर भूल गई, बादाम खाया करो, किसी डॉक्टर को दिखाओ। रोहन का व्यवहार भी दिन भर दिन खराब होता जा रहा था। गलती उसकी भी नहीं थी, जैसा देख रहा था वैसा ही कर रहा था। पहली बार जब रोहन ने ऐसी बात की थी, अगर उस वक्त ही विशाल ने उसे रोका होता तो शायद आज उसकी बातें इतनी पीड़ादायी ना होती। उस रात की बात चुम्बन की तरह कुछ ज़्यादा ही लंबी खिंच गई। दूसरे दिन बाप बेटे ने तय किया न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया जाए। शाम 6 बजे का अपॉइंटमेंट है।
ऑफिस से सीधे वही पहुंच जाना, भूलना मत, विशाल ने बताया तो पीछे से रोहन बोला, आप अलार्म लगा दीजिए अपने फ़ोन में वरना भूल जाएंगी। नम्रता ने रोहन का टिफिन बैग में रखते हुए बेमन से हाँ सिर में हिलाया तो रोहन बोला, अलार्म मैं ही लगा देता हूँ, नहीं तो आप वो भी भूल जाएंगी। कहते हुए फ़ोन उसके हाथ से ले लिया। दिल करता है कभी पूछूं, मुझे जो तकलीफ कर हर दिन होती है तुझे क्या महसूस भी नहीं होती। शाम को नियत समय से पहले ही वह डॉक्टर के पास पहुंच गई। डॉक्टर ने कुछ सवाल किए, कुछ टेस्ट कराए और बड़ी संदिग्धि से रोहिणी का तमगा लगाते हुए डिमेंशिया से शुरुआती लक्षण बताए। सुनकर विशाल और रोहन भविष्य की कल्पना में डूब गए। डर तो नम्रता भी गई थी, पर वह चिंतित नहीं थी। अब घर का माहौल और बदल गया। अब जो कुछ वो ना भूली हो या किसी और की भी गलती हो, उसके लिए भी वही जिम्मेदार होती। अब तो काम वाली बाई भी उसे बड़े प्यार से समझा देती, भाभी आप भूल गई होगी। अब उसको कहे जाने वाले स्लोगन बदल गए। अब उसे प्यार से समझाया जाता, हो सकता है तुम भूल गई हो, तुम्हें याद ना हो, ऐसा होता है। सुनकर उसका दिल आहत हो जाता, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि उसे कोई बीमारी है। डॉक्टर ने रात में खाने की एक दवा ही दी थी, जिसे वो चुपके से फेंक देती। वो अक्सर सोचती, घर में ही क्यों सब कुछ भूल जाती हूँ, ऑफिस में क्यों नहीं। और आज जब उसे अलमारी से उसकी ज्वेलरी मिल गई तो उसे विश्वास हो गया कि उसकी याददाश्त बिल्कुल ठीक है, उसे कोई बीमारी नहीं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो कुछ चीज़ें भूलती क्यों है। दूसरे दिन सुबह उसने गूगल सर्च करके साइट्रिस्ट का नंबर निकाला और अपॉइंटमेंट फिक्स किया। ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी लेकर 3 बजे पहुंच गई। डॉक्टर आचला ने बहुत ध्यान से उसकी बातें सुनी और फिर हंस दी, बोली, आप बिल्कुल ठीक है, आपको कोई बीमारी नहीं है। जब किसी भी व्यक्ति के ऊपर काम का प्रेशर ज़्यादा होता है तो भूलने की समस्या होना स्वाभाविक है। लेकिन डॉक्टर, मेरे पति मुझसे ज़्यादा ऊंचे पद पर है, उन पर भी तो काम का प्रेशर होता है, लेकिन वो तो नहीं भूलते। सही कहा आपने, लेकिन जिम्मेदारियाँ अगर एक ही तरह की हो तो उसे संभालना आसान होता है। आप दोहरी जिम्मेदारी निभा रही है। आपके लिए जितना महत्व ऑफिस के काम का है उतना ही महत्व घर का भी है। एक वर्किंग वुमन को घर परिवार रिश्तेदार सबको खुश रखना पड़ता है, और ऑफिस में बॉस को। आप ऑफिस में इसलिए कुछ नहीं भूलती क्योंकि वहाँ आपके अंडर में बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनका सहयोग आपको प्राप्त है। घर में इसी सहयोग का अभाव है और अपेक्षा ही बहुत ज़्यादा। सबको खुश रखने की चाहत में आप इतनी ज़्यादा भावनात्मक दबाव में हैं जिसकी वजह से आप कभी कभी कुछ भूल जाती है, और आपसे सबसे सबकी अपेक्षाएं इतनी ज़्यादा है कि उन्हें लगता है कि आपको गलती करने का हक है ही नहीं। इसलिए एक छोटी सी भूल भी बहुत बड़ी गलती लगती है। आपकी भूल को गिनाया जाता है। आप ध्यान दीजिए तो आपसे ज़्यादा बार आपके पति या आपको बेटा बहुत सी बातों को भूल जाते होंगे। डॉक्टर आचला ने बहुत प्रेम से समझाया तो नम्रता की आंखें नम हो गई। डॉक्टर ने पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ा दिया। पानी पीकर कुछ रिलैक्स होकर नम्रता ने पीठ कुर्सी पर टिका दी। कुछ पल बाद सिकुड़ी भाव के साथ चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए। बोली, डॉक्टर, मैं तो समझ गई, पर घर वालों को कैसे समझाऊं? उन्हें तो पूरा विश्वास हो गया है कि मुझे डिमेंशिया है। उन्हें अगर मैं आपसे मिलवाती हूँ और वो जो बातें आपने मुझसे कही उन्हें कहने पर लगेगा कि मैं शिकायत की, क्योंकि उन्हें तो लगता ही नहीं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। कुछ देर सोचकर डॉक्टर आचला बोली, आप सबसे पहले घर में कैमरा लगवाइए और बातों को मोबाइल में रिकॉर्ड करने की कोशिश कीजिए। नम्रता अस्वस्थ हो चेहरे पर खुशी के भाव लिए घर वापस आ गई। दूसरे दिन घर में कैमरा लगे। पहले विशाल ने विरोध किया, फिर कमलाबाई रोहन के आने तक घर में अकेली क्या करती है उसकी निगरानी के लिए सहमत हो गए। डॉक्टर की सलाह काम कर गई। अब अकेले नम्रता से गलती नहीं होती, अब सबकी गलतियां उजागर होने लगी। अब नम्रता के याददाश्त पर कोई बादाम खाने की सलाह नहीं देता। धीरे धीरे नम्रता भावनात्मक दबाव से बाहर निकलने लगी। विशाल को लगता दवाइयों का असर है जो नम्रता बहुत कम भूलती है, लेकिन ये उसका आत्मविश्वास था। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी तो लाइक करना और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।